गुड इवनिंग। जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए कि वीडियो नहीं आ पाई। दरअसल थोड़ा स्वास्थ्य कारणों से ये सब हो नहीं पाया, है ना। अभी भी कम पूरी तौर पर स्वास्थ्य ठीक नहीं है। होप सो आप लोगों की होली सही रही होगी और इस दौरान आपने पढ़ा भी होगा। तो उसी सीक्वेंस को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हमारी 4 से 5 वीडियो हमने देख ली थी, तो ये नेक्स्ट वीडियो है हमारी। इसमें आप देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंथ ऑफ अ टेलीस्कोप। यहाँ पे आपको देखना है, बात कर रहा है किसकी? टेलीस्कोप की बात कर रहा है। ये आपका बात कर रहा है टेलीस्कोप कितनी है, 50 सेंटीमीटर। इफ़ द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप, आपको मैग्निफिकेशन भी दे रखा है। देन द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, किसकी फोकल लेंथ बतानी है आपको? आई पीस की फोकल लेंथ बतानी है। टेलीस्कोप में जो मैग्निफिकेशन एम होता है, मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू क्या होता है आपका? मोड ऑफ एफ नॉट या एफ ओ ओवर एफ ई। जहाँ आपका एफ ओ क्या होता है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ओ से ऑब्जेक्टिव याद रखिए, आई से आई पी से याद रखिए। इसमें कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि इन विच टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में आपके पास 2 लेंस यूज होते हैं, अगर थोड़ा बहुत ध्यान होगा आपको। ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आपका यहाँ पे आई पीस लेंस। ये आपका क्या है? टेलीस्कोप का बेसिक डायग्राम होता है। इसको हम आई पीस लेंस कहते हैं और ये हमारा ऑब्जेक्टिव और ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ठीक है, इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आई पीस लेंस होती है, ठीक है, एफ आई ई, इस एफ ई का, ऑब्जेक्टिव लेंस का एफ ई की जो फोकल होती है वो क्या होती है? स्मॉल फोकल लेंथ होता है। क्या होता है इसका? स्मॉल एफ होता है। और जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका जो फोकस होता है एफ, वो क्या होता है? लार्ज होता है। ये है जस्ट अपोजिट होता है आपके किसके? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के होता है ना। हमको यहाँ पे आपको क्या निकालना है? हमको निकालना है फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। हमको फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस निकालना है, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दीजिए एम इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ नॉट ओवर एफ ई। मैग्नीफिकेशन गिवन है हमको, कितना है? 25। ऑब्जेक्टिव का हमें पता है 50 ओवर एफ ई हमको निकालना है। कर दीजिए इसकी डायरेक्ट 2 सेंटीमीटर आएगा, ज़्यादा सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, टेलीस्कोप से देखने के लिए मिलेंगे, माइक्रोस्कोप से देखने के लिए मिलेंगे और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखने के लिए मिलेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और इससे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ सोलेनॉइड। आपको सोलेनॉइड के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। बेसिकली सोलेनॉइड, देखो अच्छा ये पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड क्यों यूज किया जाता है। देखो सोलेनॉइड का यूज किया जाता है जहाँ पे हमको क्या है, एक कांस्टेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। कहाँ पे? कांस्टेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड या यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की हमें जहाँ पे जरूरत होगी, वहाँ पे हम क्या है, सोलेनॉइड का यूज किया जाता है। अब बात की जा रही है सोलेनॉइड है क्या? बेसिकली कुछ नहीं है, कुछ भी क्या कर लो आप, एक कोई भी एक ऐसी सिस्टम ले लो, होलो सिस्टम ले लो, कोई कागज़ की कश्ती ले लो या किसी भी चीज़ की ले लो। उसके बाहर क्या करोगे? जब आप वायर को, किसी इलेक्ट्रिक वायर को क्या कर दोगे? रोल कर दोगे। और उस इलेक्ट्रिक वायर में जब आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिसिटी को क्या करोगे? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करोगे या किसी अल्टरनेट करंट, किसी एसी सोर्स से क्या करोगे? कनेक्ट करोगे। तो उस टाइम जो आपके पास जो सिस्टम बनता है, वो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सोलेनॉइड कहते हैं। इस सोलेनॉइड में इनसाइड द सोलेनॉइड जो बी होता है वो आपका क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? बी कांस्टेंट होता है। ऊपर से मैक्सिमम भी होता है। और एट द पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड, इनके किनारों पे जो सोलेनॉइड के किनारों पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है? वीकर होता है, कमज़ोर होता है, कम होता है। तो इसमें जो सोलेनॉइड के लिए हमें जो फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला हमें पता होता है क्या होता है? बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई आपका क्या है? इसका फॉर्मूला होता है। बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई आपका क्या होता है? फॉर्मूला। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन है।
द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड, इसको रफ कर देता हूँ मैं। अब देखिए कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स। बिल्कुल नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि बी इक्वल्स टू क्या हो रहा है आपका म्यू नॉट एन आई हो रहा है, सही है, पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, बिल्कुल सही। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इन अ सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन द करंट फ्लोइंग, करंट भी आ रहा है ऑफ द वायर, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड डिपेंड सोलेनॉइड अपॉन द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड, डायमीटर की बात की रहे कि बस सोलेनॉइड कितना मोटा है कितना पतला, नहीं, सोलेनॉइड के उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 गलत, क्या हो जाएगा, देखो जहाँ जहाँ 3 है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 4 केवल 1 और 2 क्या हो जाएगा आपका, 1 और 2 वाला ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फेनोमेना है वो किसने एक्सप्लेन किया, ये आपका एक्सप्लेन किया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। किसने एक्सप्लेन किया, आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आपका क्या था ये एक्सप्लेन किया। ठीक है, यहाँ पे आपका ना एक्सप्लेन की बात कर रहा था। देखो अगर क्वेश्चन पूछता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर्ड, देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं, अगर बात करेगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के डिस्कवर्ड की, तो जो डिस्कवर्ड किया वो क्या था, हर्ट्ज ने। किसने किया था, हर्ट्ज ने। अगर बात करता कि लॉ किसने दिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, तो लॉ दिए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लेनार्ड ने। किसने, लेनार्ड ने। अगर वो बात करेगा कि एक्सप्लेन किसने किया, तब जाके आप बोलोगे किसके लिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या है एक्सप्लेन किया, बट किसके लिए, कैसे एक्सप्लेन किए, या किसके बिहाफ पे एक्सप्लेन किए, किसके बिहाफ पे एक्सप्लेन किए, ऑन द बिहाफ ऑफ क्वांटम फिजिक्स। उसने क्या है क्वांटम फिजिक्स के आधार पे इसको क्या किया था, उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उसने क्या किया, एक्सप्लेन। उसने कहा, उन्होंने माना, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने माना कि जो क्या है लाइट है वो क्या है फोटो क्वांटास के रूप में क्या है लाइट ट्रेवल करती है। और ये जो कॉन्सेप्ट ये इन्होंने कहा किसका है, क्वांटम फिजिक्स का है। तो क्वांटम फिजिक्स के बिहाफ पे उन्होंने क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। याद रखना, डिस्कवर हर्ट्ज ने किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के लॉज लेनार्ड ने दिए, और एक्सप्लेन उनको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू मेटेलिक वायर A and B are made using a copper radius of A and R while length L, voltage VI is applied across wire A causing power dissipation P. The radius of wire V is 2R and the length is 2L. The same the wire R is, देखो ये हमें ये बात हमको क्या निकालना है कि इसमें जो पावर है, पावर डेसिपेटेड की कितनी पावर क्या आ रही है, इसमें वेस्ट हो रही है, हमको पावर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमको देखो पावर का फॉर्मूले पता होने चाहिए हमारे पास कि P इक्वल्स टू एक होता है VI, P इक्वल्स टू V² ओवर R, और P इक्वल्स टू I² R। ठीक है, हम पे क्या क्या गिवन है, हमारे पास वोल्टेज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है, क्रॉस सेक्शन के बारे में पता है, और लेंथ के बारे में पता है। करंट के बारे में कोई आइडिया नहीं है हमें ना, तो करंट वाला फार्मूला हटा दीजिए, करंट वाला फार्मूला हटा दीजिए। हमारे पास क्या फार्मूला बचा, P इक्वल्स टू V² ओवर R से हम इसको निकाल सकते हैं। V हमें गिवन है, R की जगह क्या पुट कर दो आप, V² ओवर R इक्वल्स टू क्या होता है रो L बाई A। अब देखिए ना, फर्स्ट वाले के लिए आप L की जगह L रखिए, A रखिए, सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, आप L की जगह 2L रख देना, और एरिया की जगह, एरिया क्या होता है πr² होता ना, क्या उसका, अगर कोई भी अगर वायर है भाई, उसका जो फ्रंट होगा या जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो कैसा होता है आपका, सर्कुलर होता है, πr²। तो पाई आर की जगह 2R का स्क्वायर आप कर देना। इसको सॉल्व करना जब आंसर आएगा तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, कंपेयर करना आप इन दोनों को, कंपेयर करने एक बार आप निकालना इसको, एक बार आप निकालना P इक्वल्स टू V² ओवर R की जगह रो L बाई A, तो मतलब V² ओवर रो L बाई R²। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये कब है, ओके, जब P1 हो जाता है, P1 तो कब होता है ये V² होगा रो
लेंथ 12 हो गई और एरिया पाई 4r² हो गया। अगर आप इसको यहाँ देखोगे ना, इनमें कॉमन लोगे तो ये इस वाले को निकालना, आप इस वाले को करना, तो ऑप्शन सही, सेकंड आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड अ न्यूक्लियर रिएक्टर, कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसके बिहाइंड उसके पीछे जो बेसिक होता है वो क्या होता है आपका? कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। क्योंकि कंट्रोल्ड हो, जब तक कंट्रोल नहीं होगा, देखो अनकंट्रोल तो आप वैसे हटा दीजिए, है ना। फ्यूजन तो होता नहीं है नाभिक के उसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? फिजन होता है। क्या होता है? फिजन होता है, कि जो आपके भारी जो एटम्स होते हैं उनको क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। जो न्यूट्रॉन्स की क्या उसमें ब्रेकिंग होती है, एक न्यूट्रॉन होता है वो आगे के कंजुगेटिव 3 न्यूट्रॉन में टूटता है, उसके बाद के 3 न्यूट्रॉन फिर अदर न्यूट्रॉन में ब्रेक होते हैं। तो कैसे होती है आपकी? कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन होती है। ठीक है, इसमें कभी कभी क्वेश्चन आपके लिए जो रिप्रोडक्शन फैक्टर होता है, क्या कह रहा हूँ मैं, जो इनमें रिप्रोडक्शन फैक्टर होता है कि उससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो आपका कंट्रोल्ड रिएक्टर होता है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसका जो रिप्रोडक्शन फैक्टर होता है के इक्वल टू 1 होता है, और अनकंट्रोल्ड के लिए के इज ग्रेटर देन 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये इससे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, रिप्रोडक्शन फैक्टर के, है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर में आपका रिप्रोडक्शन फैक्टर के होता है, डायरेक्ट उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Let us consider a copper wire having radius r, length l, let's resistance r. If the radius of the another copper wire is, हमें रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस निकालना हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, r इक्वस टू रो एल बाई ए। ठीक है, ये है। ठीक है, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर कॉपर वायर, मैं बात कर रहा हूँ आर प्राइम, ये अनदर कॉपर वायर है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो ही रहेगा रो। कॉपर वायर ऑफ क्या, कॉपर वायर रेडियस ऑफ 2r एंड लेंथ l कितना हो गया? l/2 हो गया। और एरिया 2r, एरिया कितना होता है? πr², πr मतलब 2r का स्क्वायर। यहाँ पे भी आप इसको क्या लिख सकते हो? रो l ओवर ए, क्या इतना आपका? πr²। ठीक है, इसको आज आप करोगे रो l/2 पाई r² कितना हो जाएगा? 4r²। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे, आपका कितना आंसर? ठीक है, ये हो गया आपका ना, ये एल नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसमें कितना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? रो l πr² 8, है ना। इसकी जगह आप r पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? r प्राइम इक्वल टू r/8। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैसे ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन? डायरेक्ट कितना होता है इसका? 1500 डिग्री सेल्सियस क्या होता है आपका? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन होता है। ये भी हो नहीं सकता। 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 तो रूम टेम्परेचर पे थोड़ा पिघल रहा है। 500 पे भी नहीं होता है। कितना होता है आपका? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट। अब फ्यूज वायर मस्ट बी, बात कर रहा हो कि जो एक फ्यूज वायर है वो कैसे होनी चाहिए। फ्यूज वायर पता है कैसे होती है? आपके जो घर में जो वायरिंग होती है, आपके वायरिंग में तो खैर आपके क्या बोलते हैं, अब तो आपके वायर में तो एमसील बॉक्स होती हैं। हाँ, एमसील बॉक्स में भी होता तो यही है ना, एमसील बॉक्स होती हैं। पहले आपने कुछ ऐसा देखोगे, कुछ एक ऐसे ऐसे डब्बे बने होते थे चीनी मिट्टी की, जिनका आप कटआउट बोलते थे। ठीक है, उन कटआउट में जब देखते होंगे ना अब, तो कुछ ऐसे कुछ बने होते थे, और यहाँ से एक तार ऐसे आके ऐसे लगता था, है ना। ऐसे कुछ फिगर बने होते थे, और एक यहाँ वायर आ सही ऐसे लगती, कि जो ये थे ये आपके क्या होते थे? फ्यूज वायर होते थे। फ्यूज वायर इसलिए होते थे कि कभी क्या है, आपके घर में अगर आपकी जो हाउस वायरिंग है या हाउस लोड, उसमें कभी क्या, अगर कोई आप लोड उसमें ज़्यादा लग गया तो वो क्या हो जाती थी? ट्रिप हो जाती थी। ट्रिप इन द सेंस का मतलब कि वायर की जो आपकी घर की वायरिंग है वो शॉर्ट सर्किट ना होके आपका फ्यूज क्या हो जाता था?
ब्रेक डाउन हो जाता था या फ्यूज आपका क्या हो जाता था, फूंक जाता था, और घर की जो आपकी हाउस वायरिंग है वो क्या हो जाती थी, बच जाती थी, या कभी इलेक्ट्रिक शॉक लगे तो उसमें भी, उस केस में भी क्या हो जाता था, आपका जो ट्रिप, आपकी जो एमसील बॉक्स है वो डाउन हो जाती थी। अब तो खैर एमसील बॉक्स है, पहले क्या कटआउट फूंक जाता था। तो बेसिकली जो कटआउट में जो वो टायर लगा होता है ना, फ्यूज वायर कहते हैं हम, उसके बारे में कह रहा है वो कैसा होना चाहिए कि देखो, कंडक्टिंग तो होनी चाहिए तब जाके सर्किट कंप्लीट होगा। तो इंसुलेटर तो हटा ही दो, इंसुलेटर का तो कोई इंसुलेटर का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, इंसुलेटर का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, ठीक है। कंडक्टिंग भी होना चाहिए बिल्कुल, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। बट आगे क्या, लो मेल्टिंग पॉइंट या हाई, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। जैसे उस पर क्या पड़े, लोड पड़े, वो ईजिली क्या हो जाए, ट्रिप डाउन हो जाए, ठीक है। इससे इससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि जब भी आपके घरों में, जैसे अभी देखोगा आपने घरों की जो वायर होगा, एक तो छोटे सॉकेट्स होते हैं, एक बड़े सॉकेट्स होते हैं। जो आपके रेगुलर जो छोटे सर्किट सॉकेट होते हैं, उनमें आप क्या है, जो बड़े इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या जो हैवी गैजेट्स हैं उनको आप यूज़ नहीं करते हो। जैसे आपके एक रॉड हो गया आपका, आपका वो इस, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ताकि अगर आप उस पर्टिकुलर छोटी सॉकेट पे अगर आप कोई बड़ा सॉकेट लगाओ तो आपकी लाइन क्या हो जाए, ट्रिप हो जाए, और क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचे, और आपकी जो घर की हाउस वायरिंग है उसमें क्या ना हो, वो डैमेज ना हो, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when a beam of light when a beam of light passes through a glass prism, the color of light beam that deviates it, कौन सा मिनिमम डेविएट होगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि लैम्डा अगर मैक्सिमम होगा तो डेविएशन क्या होगा, मिनिमम होगा। अब बताइए लैम्डा किसकी बात हम करें, हम बात करें वीबग्योर की, हम बात करें VIBGYOR 1 2 3 4 5 6 7, VIBGYOR है ना, YOR वीबग्योर, हम इनकी बात करें। अब हमें ये ज़रूर पता है कि जब हम इस टेंस में जाते हैं तो हमारा क्या होता है, लैम्डा, लैम्डा क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है। लैम्डा क्या होता है, इंक्रीज का क्या मतलब है कि रेड कलर के लिए हमारे पास जो क्या होगी, वेव लेंथ होगी, वो मैक्सिमम होगी, तो इसी के लिए हमारा जो डेविएशन होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या होगा, डेविएशन मिनिमम होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही, राइट, सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आप इसमें एक चीज़ ये ध्यान भी रख सकते हैं आप, जिसके लिए क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। जिस अ डाइन इज इक्वल टू, एक डाइन किसके इक्वल होता है, 10⁻⁵ क्योंकि हमें पता है कि जो 1 न्यूटन होता है, जो 1 न्यूटन होता है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻⁵ डाइन के बराबर होता है। तो जो डाइन हो जाएगा, डाइन किसके इक्वल हो जाएगा, 10⁻⁵ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द करंट रिक्वायर्ड टू लाइट अ 60 watt incandescent bulb in domestic supply of 224, व्हाट इज द करंट रिक्वायर्ड। हमें करंट निकालनी है कि जो हमारे घर की जो डोमेस्टिक है उसके लिए कितनी हमको चाहिए, है ना। तो हमें पता है V इक्वल्स टू आई आर हमें पता है, निकाल तो देंगे हम, क्या निकालें, करंट निकालना है। तो करंट इक्वल्स टू V/R, हमें क्या चाहिए, पहले रेसिस्टेंस निकालना है। अब रेसिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जब किसके टर्म में गिवन हो, P, वो क्या होता है हमारा, P इक्वल्स टू होता है V²/R। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V²/P। V कितना आपका, अप्लाइड वोल्टेज 240 इंटू 240 P कितना आपका 60 वाट, 0 से 0 कैंसिल, ये जाएगा कितना आपका 960 ओम, कितना आ गया आपका 960 ओम। तो करंट निकाल दीजिए, भी वोल्टेज आपके पास है ही 240 करंट, ये आ गया आपका 960, 0 से 0 कैंसिल, डिवाइड करोगे तो कितना टाइम जाएगा, 0.0
0.25, तो ये आपका हो गया ऑप्शन बी, 0.25 एम्पियर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ 1 मीटर लॉन्ग पेंडुलम, 1 मीटर लॉन्ग पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड बताना आपको एक्सट्रीमेटली। अब टाइम पीरियड जो है पेंडुलम है, पेंडुलम का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी, वैल्यू रख दीजिए 2 पाई रूट L1 जी, कितना 10। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, पाई की वैल्यू रखोगे, 2 की वैल्यू रखना, पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे। अगर मैं रखूँ 2 इंटू 3.14 इंटू इसके डिवाइड करोगे तो आएगा 0.1, 0.1 का रूट ऑफ करोगे तो कितना आएगा, ये आता है 0.316 इंटू ये 3.14, तो ये 2 की मल्टीप्लाई जब आप करोगे यहाँ पे, तो ये जो आंसर मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 2 सेकेंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, कोई अगर डाउट हो तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट ज़रूर लिया जाएगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।